हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में जो आजकल इंडिया में फैला हुआ है। अभी कोरोना वायरस ख़त्म भी नहीं हुआ, उसका टीका ही आया है कि एक दूसरा बर्ड फ्लू आ गया। हम लोग परेशान हैं इस सब चीज़ों से और पैनिक हो जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा जनरल अवेयरनेस हो जाए ताकि आदमी को जानकारी रख सके, तो इससे बचाव हो सके और सावधानी रख सके। जानकारी से ही बचाव होता है। तो ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है या बर्ड फ्लू, ये इन्फ्लुएंजा की तरह ही होता है, लेकिन ये आदमी में नहीं होता है। यह आदमी में बहुत रेयर पकड़ता है, लेकिन ये जो चिड़ियों में होता है वो काफ़ी हैवी मॉर्टिलिटी रेट है इसका। हो जाने के बाद ये पक्षी मर ही जाता है और ये उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। और इन्फ्लुएंजा जो होता है ऐसे आदमियों में इन्फ्लुएंजा जो आप लोग देखते होंगे कि बरसात वाले गर्मी, जो ह्यूमिडिटी वाले गर्मी में होता है जनरली, उसमें सर्दी खांसी बुखार ये सब लक्षण होता है। ठंडा लेकर के बुखार, शरीर में दर्द, ये सब वगैरह वही चीज़ है। इसी को चिड़िया सब में हो जाता है तो वो बच नहीं पाता है। अब ये कौन से वायरस से होता है? अब वायरस सबसे पहले तो जानिए कि यह मरता नहीं है ना। क्योंकि वो धरती पर जब भी जीव का विकास हुआ तो माना जाता है कि सबसे पहले वायरस ही आया, और इसीलिए उसमें थोड़ा सा ही चीज़ है जो सजीव का है। जैसे कि आरएनए डीएनए एक सेल वाल रहता है, वो भी बढ़िया, वो भी सेल वाल जो है आम सेल वाल की तरह नहीं होता है जैसे हम लोगों का सेल वाल है। तो ये जो वायरस है इसी के चलते इसे नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। लेकिन जब ये होस्ट में आ जाता है, होस्ट में आ जाने का मतलब जहाँ उसका फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, जैसे ये जो H5N1 वायरस है जो बर्ड फ्लू फैला है, वो जब पक्षियों में चला जाएगा, वो उसका फेवरेबल जगह है तो वो उस पर अटैक करेगा, रिप्रोडक्ट करेगा और अपना संख्या बढ़ा करके इतना बढ़ जाएगा कि उसके सेल सबको डैमेज करने लगेगा और उससे पक्षियाँ मर जाती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कहाँ से फैलना, ये फैलता कैसे है। ये इंडिया में माइग्रेटरी बर्ड से आया। सबसे पहले इस साल देखा गया कि इस साल नहीं, पिछले साल ही, अभी तो बीत गया 2020, तो 2021 के अर्ली में या 2020 के एकदम लास्ट दिसंबर में ये देखा गया हिमाचल प्रदेश में कि कुछ जो चिड़िया थी पोंगडेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो एकदम लार्ज अमाउंट में मर गई। तो वो माइग्रेटरी बर्ड से जो बाहर से यहाँ पक्षियाँ आती हैं, माइग्रेट होकर के एकदम झुंड में चलती हैं, बहुत सारी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में चलती हैं। तो उन लोगों से यहाँ आया H5N1 वायरस जो है, और फिर वो एक बार जब फैल जाता है तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की तरफ, जैसे कोरोना फैलता है ना हवा से ही, उसी तरह से ये फैलता है और एक जगह पर रहने वाले जितने भी पक्षी हैं उस सब में हो जाता है और वो सारे के सारे मर जाते हैं। ठीक है, और उसके लाश को भी अगर सही से डिस्पोज नहीं किया गया तो उससे भी मरते हैं। तो शुरू में जब मर जाते हैं तो उस थोड़े ध्यान रहता है कि किस चीज़ से मरे हैं, इसलिए उसके कांटेक्ट में जो भी दूसरे पक्षी भी आएंगे वो भी मारे जाएंगे। तो ये जनरली बर्ड टू बर्ड फैल रहा है। बर्ड टू बर्ड कहने का मतलब एक चिड़िया से दूसरे चिड़िया को फैल रहा है। ठीक है, ये बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसमिशन इसका नहीं देखा गया है, या यूँ कहिए कि रेयरली देखा गया है, या हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि कोरोना वायरस भी इसी तरह से फैला था। कोरोना वायरस पहले से ही था और वो जानवरों में होता था। अभी तक इसका प्रूफ तो नहीं ही मिल पाया है कि ये कैसे ह्यूमन में ट्रांसफर आया, चमगादड़ से कहा जाता है। लेकिन हो उसी का देख करके ये डर लगा रहता है मन में कि हो सकता है कि ये वायरस भी म्यूटेंट कर जाए H5N1 और ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर ले। अगर हो गया, जो उन लोगों को हो सकता है जो पोल्ट्री में या फिर पक्षियों को पालते हैं, उनके क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, उनके मांस का जो हैंडल करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, तो उन लोगों के में क्लोज कांटेक्ट में आने से ये हो सकता है। और हो सकता है तो ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है अगर हो गया तो। कोरोना वायरस का मॉर्टिलिटी रेट इंडिया में 1 to 2% है, लेकिन इसका जो है लगभग 50% से ऊपर है, 60% के आसपास मॉर्टिलिटी है। और उसी तरह का रोग ये पैदा करता कोरोना की तरह ही
सर्दी खांसी बुखार मलेज मतलब देह हाथ में दर्द चिलीनेस रायगर मतलब रायगर सॉरी ये मतलब देह में ऐंठन वगैरह है ना। और जब लेटर हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत सांस फूकने लगा फेफड़ा में प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर इससे डेथ हो जाता है अगर सीरियस प्रॉब्लम हो गया सही से तुरंत इलाज नहीं मिला तो। और ये 2015 में भी बर्ड फ्लू फैला था आप लोगों को याद हो शायद और 2017 में भी फैला था। उसका शुरुआत 2017 में जो H5N8 का जो वायरस था उसका शुरुआत चाइना में हुआ था जो वहाँ के पालतू बत्तखों में हुआ था और वहीं से फैला था। कोरोना भी वहीं से फैला और ये H5N8 वायरस भी वहीं से फैला। तो जो 2015 में या 2017 में हुआ था H5N8 वायरस से हुआ था लेकिन इस बार जो आया है वो H5N1 वायरस का स्ट्रेन है ये मिलता जुलता ही रहता है हल्का फल्का से अंतर रहता है और सिम्टम वही है। और इसका जो टीकाकरण है ना H5N8 का वही टीका इसमें भी लग जा रहा है और काम कर रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसका टीका भी इस पर काम कर रहा है और ये धीरे धीरे फैल रहा है। अब फैल करके राजस्थान से फैल करके केरल में भी काफ़ी सूचना मिला है कि वहाँ लार्ज अमाउंट में चिड़िया सब मर रही है। राजस्थान में तो बहुत सारे कौवों को एक ही जगह पर मरा हुआ पाया गया मोर को पाया गया फिर MP में देखा गया बिहार में भी आ गया है कई एक जगह देखा जा रहा है कि कौवे मरे जा रहे हैं चील मर के पड़े हुए हैं एकदम लार्ज अमाउंट में। तो ये इस तरह से इसका फैलाव है फैलाव के बारे में समझ लिए। लेकिन अब हम लोगों को ये चीज़ जानना है कि इसका जो हम लोग पोल्ट्री प्रोडक्ट खाते हैं मुर्गी मुर्गा और उसके मीट चिकन जिसको कहिए और अंडे ये सब खाना है कि नहीं खाना। तो देखिए उसके मसल्स में या ब्लड में तो ये वायरस हो सकते हैं लेकिन जब उसको कुक किया जाता है ओवर 70 डिग्री तो वो वायरस मर जाता है। तो ये उसमें पूरे पके हुए मीट में या अंडे में वो वायरस होने की संभावना नहीं रहता है या नहीं ही रहता है। लेकिन जब अधकच्चा कभी कभी लोग जैसे होटल में चले गए रेस्टोरेंट में अगर कहीं गलती से या खुद घर में भी कभी कभार गलती से आधा कच्चा अंडा आधा पका इस तरह का पक मिल गया तो हो सकता है कि उसमें वो वायरस रहे और म्यूटेंट करके आदमी में भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सावधानी यही रखना चाहिए कि ये हम लोग उसे अच्छे से बेल कुक करके खाएं हो सके तो कुकर में प्रेशर कुकर करके खाएं तो और भी जल्दी अच्छा से मर जाएगा। लेकिन उसके हैंडलिंग के वक्त ध्यान रखें अंडों को और उसके चिकन मीट्स जो हम लोग लाते हैं बूचर खाने से तो वो उसको हम लोग कोशिश करें कि उसमें जितना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में कम से कम आए हो सके तो ग्लव्स लगा लें उसका मीट को धोते वगैरह या अंडे को पानी में डालने से पहले या अंडे को हैंडल करने के वक्त उसको ये करें ग्लव्स लगा लें या सीधे पानी में डाल दें या तो अच्छे से धो लें ठीक है। और अब इसके बारे में जानेंगे कि अब इसका किया क्या जा सकता है जब इतने भारी संख्या में पक्षियों को हो रहा है और ख़तरा भी है बहुत कम खतरा है आदमी ह्यूमन ट्रांसमिशन का लेकिन है कुछ तो है क्योंकि कोरोना भी इसी तरह से फैला था। तो हम लोगों को जितने भी लार्ज स्केल पर है पक्षियों को जहाँ जहाँ इसका ये मिल रहा है कि सूचना मिल रही है कि यहाँ पर H5N1 वायरस फैल रहा है मुर्गियाँ मर रही हैं या फिर कोई और दूसरे पालतू पक्षियाँ मर रही हैं तो उसको लार्ज अमाउंट पर उसको स्लॉटर करना चाहिए। कलिंग जिसको कहते हैं कि उसको जानबूझ करके मारने को कलिंग कहते हैं किसी भी पक्षियों को या जीव जंतुओं को। तो उसको कलिंग करके एकदम स्लॉटर करके उसको डिस्पोज किया जाना चाहिए या तो उसे जला देना चाहिए जहाँ जैसा सुविधा हो या उसको एकदम ज़मीन में गाड़ देना चाहिए बरीड कर देना चाहिए ठीक है। और नहीं तो ये और भी फैलेगा। तो आम आदमियों को तो नहीं है लेकिन पोल्ट्री जो पालते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट पोल्ट्री का जिनका बिजनेस है उन लोगों को तो बहुत भारी घाटा है ना। और ये अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि टीका के बारे में तो मैंने बताया है कि वही टीका जो है एलोपैथी साइड में जो आता है H5N8 वाला वही इसमें भी काम कर जा रहा है ये बहुत ही अच्छा बात है। और होम्योपैथी में भी आता है आप चाहे तो
ओसिलोकोकिनम 200 पावर का रोज 1 डोज ले सकते हैं 1 सप्ताह का, और जब तक ये खतरा बना हुआ रहे तब तक आप साप्ताहिक 1 डोज ले लीजिए। लेकिन सब शुरू के 5 से 7 दिन तक आप निश्चित ही सुबह सुबह 1 डोज इसका ले सकते हैं। अब इसका टेस्ट तो अगर TCDC कराइएगा जनरल तो टोटल काउंट बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, और डिफरेंशियल काउंट में न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ रहेगा। और इसका टेस्ट उसी तरह से होता है जैसे कोरोना का होता है RT-PCR, इसका भी RT-PCR होता है। इसमें पॉजिटिव आ जाने के बाद अब सबसे पहले अब इसका मैनेजमेंट देख लीजिए टेस्ट के बाद कि इसका मैनेजमेंट क्या करना चाहिए। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो बॉडी में जो एक्यूट फॉर्म में आ गया तो सबसे पहले हमें रेस्ट पर रहना चाहिए, ना कि ये हो जाना चाहिए कि गोली खाइए काम पर चलिए। अब ये जो सिस्टम है ना आजकल के लाइफ स्टाइल में कि गोली खाइए काम पर चलिए, उससे बहुत बड़ा खतरा होता है। अधिकतर मौतें उसी से होती हैं। जब भी हम लोगों के बॉडी में वायरस घुस गया तो हम लोग उसको मार तो सकते नहीं हैं। तो जब हम लोग रेस्ट देते हैं ना, तो रेस्ट के दौरान हमारा सारा शरीर जो है उसको ठीक करने में लगाता है, सारा इम्यून सिस्टम जो है उसको वायरस को ठीक करने में लगता है। लेकिन जब हम लोग काम करने जाएंगे तो फिर तो हमारा शरीर उसमें थकेगा, है ना, तो सारा शरीर उसको भी मैनेज करेगा। काम करने के दौरान जो भी बॉडी में दिक्कत होती है वो भी होगी, और उसको कंपनसेट करने में शरीर लगा हुआ रहेगा। लेकिन जब रेस्ट में हम लोग चले जाएंगे तो फिर वो सारा शरीर हम लोगों का जो है इम्यून पावर सिस्टम जितना भी हमारे शरीर का जो है वो वायरस को भगाने में लगा हुआ रहेगा। इसलिए सबसे पहले रेस्ट, ठीक है। और दूसरा, ईजी टू डाइजेस्ट फूड्स, है ना, वैसा खाना खाना चाहिए हम लोग को जो आसानी से पच जाए। ऐसा नहीं कि अच्छा खासा तेलीय पदार्थ खा रहे हैं तो वो खाने पचाने में फिर एंजाइम एनर्जी लग जाएगा, है ना। तो ये ईजिली डाइजेस्टेबल फूड खाने से क्या होता है कि हम लोगों का भी खाना पचाने में कम एनर्जी लगा, और हमारा सारा शरीर जो है रोग भगाने में लगा हुआ रहेगा। फ्रूट्स वगैरह खाने में कोई दिक्कत नहीं है, विटामिन C रिच फूड भी खा सकते हैं, इसमें भी जैसे कोरोना में खाते थे, है ना। अब सर्दी खांसी जब हो गया और बुखार ये आ गया और हम लोग जान गए कि हमारे शरीर में इन्फ्लुएंजिक वायरस घुस गया, तो हॉट वाटर उस अनुसार सर्दी खांसी रहने पर इनहेल कर सकते हैं, हॉट वाटर वेपर भी गार्गल कर सकते हैं अगर गला में दिक्कत है, खराश आ गया तो। तुलसी, जिंजर और हल्दी, ये सब गोल मिर्च या काली मिर्च जिसको कहिए, ये सब का काढ़ा भी हम लोग पी सकते हैं बना करके। बहुत ज़्यादा काढ़ा पीने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल में मैंने देखा है कि लोग बोतल में लेकर घूम रहे होते हैं, उनका फिर पेट खराब हो जाता है। एवरीथिंग का जो है ना लिमिटेशन होता है। अगर दूध ही बहुत अच्छा चीज़ है, पचाने का क्षमता 1 लीटर पर पीने लगेगा 10 लीटर तो फिर वो हानि कर देगा, ठीक है। तो इसको समझिए, रोज़ 1 से 2 बार तक हम काढ़ा पी सकते हैं। ये तुलसी, अदरक, हल्दी वगैरह का मिला करके, काली मिर्च, है ना। टेस्ट के लिए अपना थोड़ा बहुत काला नमक भी डाल लिए या हनी भी डाल लिए। और इसका इलाज जो है जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, मैनेजमेंट से ही आधा रोग ये भाग जाता, ठीक है। अगर सीवियरिटी आया तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। और ट्रीटमेंट जो है इसका अकॉर्डिंग टू द सिम्टम आता है। जैसा इन्फ्लुएंजा में जो दवाएं चलती है उसी तरह की दवा इसमें भी चलती है, तो ट्रीटमेंट भी इसका आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर रोगी सीरियस हो गया और गोली खाया काम पर चला वाला आदत है उसको और उसी तरह से कर रहा है तो फिर वो सीरियस हो जाएगा, फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, फिर अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट उसका सिम्टम ही उसका ट्रीटमेंट होगा। तो ये थी जनरल अवेयरनेस की बातें बर्ड फ्लू के बारे में। चूँकि जनरल अवेयरनेस होना ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके इसके फैलाव के बारे में जानना ज़रूरी है। कि ये एक नटसेल में मैं बता देता हूँ कि ये बर्ड टू बर्ड फैलता है, ना कि बर्ड टू ह्यूमन बीइंग फैलता है। ये हम लोग डरे हुए हैं इसलिए हैं, डरे हुए नहीं रहना चाहिए बल्कि सतर्क रहना चाहिए। इसलिए कि कोरोना वायरस भी जो है इसी तरह से फैलता था जानवरों में, लेकिन वो म्यूटेंट करके आदमी में आ गया। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि आ जाए, और अगर आ गया, रेयरली कभी कभार देखा गया कहीं कहीं, तो वो फैटल है कोरोना वायरस से भी ज़्यादा। तो चलिए, ये थी बातें एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू की। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।